गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम जो क्लास 12th हिस्ट्री के हम हर चैप्टर के नोट्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज हम चैप्टर 9 जो कि किंग्स एंड क्रॉनिकल्स है। जैसे कि चैप्टर 8 जो था वो भी मुगल एम्पायर से रिलेटेड था, बट उसमें अब हमने रूरल वाला जो पार्ट था वो डिस्कस किया था। लेकिन आज हम जो मुगल कोर्ट है, तो अब हम बेसिकली आप ये कह सकते हो जहाँ राजा रहता है, जहाँ मंत्री रहते हैं, वो अर्बन एरिया होगा। तो आज हम उस वाले एरिया को पूरा समझेंगे। इससे रिलेटेड जो 15 मिनट्स की वीडियो है क्विक नोट्स की फॉर्म में, वो मैं बना चुकी थी, बट उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था। वो एक पीपीटी है, अगर आप क्विक रिवीजन के तौर से देखना चाहो तो वो आप देख सकते हो। और डिटेल एक्सप्लेन भी मैंने इस पूरे चैप्टर को कर रखा है, अगर आप उसको देखना चाहो। तो आज हम इस नोट्स वाली वीडियो को करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर हम शुरू करें इस चैप्टर को, तो मुगल किंग्स जो होते थे वो अपने दरबार के मंत्रियों को बोला करते थे कि उनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, उनको वो लिखें। उसके लिए वो कोर्ट में जो हिस्टोरियंस हैं वो कैसे लिखेगा, उसको पैसे चाहिए। तो उसको कमीशन कौन करते थे? मुगल किंग्स करते थे। आज के जो हिस्टोरियंस हैं वो उन क्रॉनिकल्स जो ये मुगल के हिस्टोरियंस दरबार में जो बैठते थे उन्होंने लिखे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है। ये क्रॉनिकल्स एक सोर्स हैं जो हमें मुगल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये पूरी की पूरी स्टेट कैसे वर्क करती थी, मुगल रूलर्स किस तरीके से अपना एक एक चीज कन्वे करना चाहते थे, वो पूरी चीजें उसमें लिखी गई हैं। अगर हम मुगल एम्पायर की इनिशियल हिस्ट्री की बात करें तो मुगल्स दो लीनिएज से बिलोंग करते थे। मदर की साइड में वो मंगोल से बिलोंग करते थे और फादर की साइड में वो तिमुरिड से बिलोंग करते थे। अब जो मुगल्स वो खुद को कहते थे, वो टर्म उन्होंने मंगोल से डिराइव की थी। बट मुगल किंग्स खुद को मुगल्स कहते थे और वो अपने आप को तिमुरिड्स, जो उनके फादर की साइड थे, वो उनसे कनेक्ट करते थे। और वो अपने आप को तिमूर के डिसेंडेंट्स बोलते थे, तुर्किश रूलर तिमूर के डिसेंडेंट बोलते थे। वो अपने आप को मंगोल से कनेक्ट नहीं करते थे। यूरोपियंस ने इनको मुगल टर्म दी थी, जो ये ब्रांच ऑफ तिमूर फैमिली को लेके। मुगल रूलर्स में जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, ये उनके नाम लिखे गए हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहले जियाउद्दीन बाबर, फिर नसीरुद्दीन हुमायूं, फिर जलाउद्दीन अकबर, फिर जहांगीर जिनको सलीम के नाम से भी जाना जाता है, शाहजहां जिनको हम खुर्रम के नाम से जानते हैं, और औरंगजेब या फिर उनको आलमगीर भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि आलमगीर नामा जो उनके बारे में लिखी गई बुक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। मुगल इम्पीरियल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये 16 से 17 सेंचुरी के बीच में क्रिएट किया गया। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स इकट्ठे करने का मेथड मुगल एम्पायर में बहुत ही इफेक्टिव था। कोर्ट जो होता था, दरबार जो राजा का, वो मेन सेंटर होता था जहाँ पे पॉलिटिकल अलायंसेस, रिलेशंस मेंटेन किए जाते थे। एक स्टेटस होता था हायरार्की की, लो क्लास, फिर सबसे सबसे छोटा मंत्री दरबारी, फिर एक हायर मंत्री, ऐसे करके फिर सबसे ऊपर किंग। तो इस तरीके की जो हायरार्की होती थी वो भी मेंटेन की जाती थी। मिलिट्री पावर भी ध्यान में दी जाती थी। अब अगर हम मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने की बात करें तो 1526 से लेके 1707 तक बहुत अच्छे से मुगल एम्पायर चल रहा था, बहुत स्ट्रांग था। लेकिन औरंगजेब की जब डेथ हुई 1707 में, उसके बाद जो पूरा एरिया मुगल एम्पायर में आता था, वो धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे राज्यों में अपने ही राज्य बन गए। वहां के लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो रीजनल जो पावर्स थी वो आने लग गई, एंड सिर्फ दिल्ली, आगरा और लाहौर, ये कुछ डिफरेंट कैपिटल सिटीज थी। उसके अलावा बाकी एरिया मुगल एम्पायर से टूटने लग गया था। मुगल एम्पायर फिर भी 1857 तक चला, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो बहादुर शाह जफर टू थे, इनको लास्ट मुगल एम्परर कहा।
और उन्होंने कहा कि इनके जो भी बच्चे होंगे उनको किंग नहीं, उनको प्रिंस और प्रिंसेस कहा जाएगा। 1857 के रिवोल्ट के बाद उनको एग्जाइल कर दिया गया, रंगून भेज दिया गया था। ये हमने 1857 वाले चैप्टर में देखा है, और अगर नहीं तो आगे हम नोट्स में उस चैप्टर को जब डिस्कस करेंगे तो आप देख लीजिएगा। क्रॉनिकल्स ये मुगल हिस्टोरियंस लिखते थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक एक इन्फॉर्मेशन जो डेट्स वाइज पूरी एक एक चीज मेंशन की जाती थी। इनको क्यों लिखा जाता था? इनको इसलिए लिखा जाता था कि राजा का जो किंगडम है, जो सब उसकी छत्र छाया में है, वो राजा का क्या विजन है, वो किस तरीके से इस जगह को आगे बढ़ाना चाहता है। और कोई भी अगर कोई ऐसी पावर है जो मुगल्स के अगेंस्ट खड़ा होना चाहती है, उनके अगेंस्ट विद्रोह करना चाहती है, कोई बाहर से आगे मुगल से लड़ना चाहता है, तो उसको वो फेल कर देंगे ये दिखाने के लिए। और वो अपने फ्यूचर जनरेशन्स को दिखाना चाहते थे कि उस वक्त कितना प्रॉस्परस था, सब कुछ कितना खुशहाल था। ये अकाउंट्स मोस्टली दरबारी लिखते थे और इनका फोकस होता था राजा, उनकी फैमिली, दरबार और जो नोबल्स हैं, या फिर कोई जंग हुई है जिसमें राजा जीत गया और राजा किस तरीके से पूरे एरिया को मैनेज करता है, इन सब चीजों पे मेन फोकस होता था। अब अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इन लोगों की जो मुगल्स की ओरिजिनल जो ओरिजिन है, वो ये तुर्किश लैंग्वेज इनकी मदर टंग है। इवन बाबर नामा जो है ये भी तुर्किश में लिखा गया है। बट तो बाबर, ये तो मैंने बता दिया। बट अकबर के टाइम में पर्शियन को एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बनाया गया। एंड पर्शियन जो कि कोर्ट लैंग्वेज थी सल्तनत ऑफ दिल्ली की, वो फ्लरिश हुई और लोकल फॉर्म हिंदवी में स्प्रेड होने लगी। तो नई लैंग्वेज इससे उर्दू भी उभर के आई, पर्शियन और हिंदवी को मिला के। ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है। काफी सारी चीजें बाद में पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई, जैसे कि आप देखोगे अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, ये तो ओरिजिनली पर्शियन में ही लिखे गए थे, लेकिन बाबरनामा तुर्किश में लिखा गया था, तो इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। महाभारत जिसको पर्शियन में ट्रांसलेट करके रज्मनामा नाम दिया गया, बुक ऑफ वॉर्स या फिर रामायण, इन सबको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। सॉरी। अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो बुक्स जो हाथ से लिखी जाती थी उनको मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। इनको किताब खाना, जो कि तरीके से लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हर बुक को रखा जाता है, एक प्लेस जहाँ पे, और स्क्रिप्टम जहाँ पे सारी स्क्रिप्ट्स या मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है और नई मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई जाती हैं, उसको किताब खाना कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाने में बहुत से लोग लगते थे, जैसे पेपर मेकर जो इस प्रिपेयर फोलियोस, जो पेपर है वो बना रहे हैं। फिर कैलीग्राफी, जैसे आप इस तरीके से देख सकते हो, उसके ऊपर इस तरीके से लिखा जाता था। फिर उस पेपर को इल्यूमिनेट करना, पेजेस को, ग्लाइडर्स का काम, फिर उस पे पेंटिंग्स बनाना, और फिर उसको बुक को पूरा बाइंड करना, एक एक जो पेज है उसको इकट्ठा एक बुक की शेप देना। ये सब काम इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते थे। कैलीग्राफी एक आर्ट होता है जो खूबसूरत तरीके से हैंड राइटिंग लिखी जाती है। अकबर की फेवरेट हैंड राइटिंग नस्तलिक थी, ये भी एमसीक्यू फॉर्म में आता है। अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो इन्होंने पूरी मैन्युस्क्रिप्ट की ब्यूटी ही चेंज कर दी, क्योंकि जब देखो अगर ऐसे ही लिखा हो तो बहुत बोरियत हो जाएगी, बट बीच में एक इमेज आ गई तो वो थोड़ी सी चीज को ब्यूटीफाई कर देता है, विजुअल फॉर्म देता है हर चीज को। तो आप बातों को बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंट कर सकते हो थ्रू थ्रू इमेजेस। अबुल फैजल ने इमेजेस को मैजिकल आर्ट कहा था, कि कैसे आप किसी बेजान चीज, जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, बेजान ऑब्जेक्ट है, उसमें आप जान भर दो, इस तरीके का काम करता है। लेकिन पेंटिंग्स ने एक टेंशन भी क्रिएट की। जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे, उलमास थे, उनके और एम्परर के बीच में एक डिफरेंस आ गया, क्योंकि कुरान या हदीस ये इम्पोज करता है कि आप ह्यूमन बींग्स की इमेजेस नहीं बना सकते। वो कहते थे कि आर्टिस्ट के पास वो पावर नहीं है, ह्यूमन को बनाने की पावर सिर्फ भगवान के पास है। तो इस तरीके से एक गैप आ गया था किंग और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स में। अबुल फैजल जो थे ये अरबिक, पर्शियन, ग्रीक, फिलोसफी, सूफिज्म, इन सब में वेल वर्स थे। अकबरनामा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड है, क्रॉनिकल है, जो अबुल फैजल ने लिखा। 1589 में अबुल फैजल ने अकबरनामा पे वर्क करना शुरू किया। 13 ईयर्स उन्होंने उसको बार बार ड्राफ्ट किया, रिवाइज किया, और एक्चुअल इवेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, लोगों की ऑरल टेस्टिमनी, सब कुछ इसमें लिखी गई। अकबरनामा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है।
फर्स्ट 2 पार्ट जो है वो क्रॉनिकल्स हैं और तीसरा पार्ट एने अकबरी है। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें अकबर की जो लाइफ है 30 साल तक की उसके बारे में लिखा गया है। सेकेंड वॉल्यूम में 40 से 60th रीजनल जो ईयर था 1601 तक उसके बारे में लिखा गया है। और जो अकबर नामा इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है हर चीज के बारे में। और एने अकबरी जो है उसमें अलग अलग पॉपुलेशन हिंदू जैन बुद्धिस्ट सब उसमें रहते थे उस एरिया में, उन सब के बारे में भी बताया गया है। बादशाह नामा जो अबुल फैजल के स्टूडेंट थे अबुल फजल के, उनका नाम था अबुल हामिद लाहौरी, उन्होंने लिखा। शाहजहां ने क्योंकि उनके टैलेंट सुने थे तो उन्होंने उनको कमीशन किया। बादशाह नामा ऑफिशियली 3 वॉल्यूम्स दफ्तर में लिखा गया, 10-10 साल की जो 30 ईयर्स के 10-10 ईयर्स की हर बुक लिखी गई थी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भी उसको यूज किया था लोगों को समझने के लिए, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो उन्होंने इन रिकॉर्ड्स को लोगों को समझने के लिए यूज किया। सर विलियम जोन्स जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था, उन्होंने इंडिया की जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो अलग अलग भाषाओं में लिखी गई थी, कोई संस्कृत में कोई तुर्किश में कोई पर्शियन में, उनको ट्रांसलेट करना शुरू किया था। तो अकबर नामा और बादशाह नामा जो थे इनको एडिट करके इंग्लिश में भी उन्होंने ट्रांसलेट किया था। और जैसे अकबर नामा जो है ये हेनरी बिवरिज ने ट्रांसलेट किया था। बादशाह नामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट आज तक नहीं किया गया है, तो अगर आपसे एमसीक्यू आए तो ये बात याद रखना। अब राजा अपने आप को गॉड से डायरेक्टली कनेक्टेड दिखाते थे। अबुल फैजल ने भी मुगल किंग्स को गॉड से कनेक्टेड दिखाया है कि वो गॉड से लाइट लेते थे और वो ही वो अपने जो प्रजा है उसको देते थे। मुगल आर्टिस्ट ने जो पेंटर्स उन्होंने 17th सेंचुरी में जब भी राजाओं का पोर्ट्रेट बनाया तो उन्होंने उसके पीछे इसे व्हाइट कलर की एक लाइट होती है ना जिसको हेलो इफेक्ट कहते हैं उस तरीके से दिखाया था, जो कि पहले जीसस क्राइस्ट और जो क्रिश्चियन पेंटिंग्स होती थी वर्जिन मैरी इनके पीछे दिखाया जाता था, वही सेम हेलो इफेक्ट भी दिखाया गया था। अब सुलह कुल एब्सोल्यूट पीस, ये एक सुलह कुल जो था ये ऑल रिलीजन या स्कूल ऑफ थॉट से फ्री था। और उन्होंने कहा था कि स्टेट एक अथॉरिटी है जिसको सबको मानना चाहिए। जो मुगल कोर्ट था उसमें अलग अलग ईरानियन तुर्किश अफगान राजपूत डेक्कन से आए हुए लोग वो सब वहां पे दरबारी हुआ करते थे। और उनकी पोजीशन प्योरली उनकी सर्विस, वो क्या काम करते हैं वो राजा की तरफ कितने लॉयल हैं उस पे बेस्ड होता था। अकबर ने जो धार्मिक स्थलों पे पिलग्रिमेज में जाते हैं लोग तीर्थ स्थलों पे, उस पे एक टैक्स होता था उसको 1563 में अबॉलिश किया था। और जजिया को 1564 में, क्योंकि ये दोनों धर्म से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन करते थे। लेकिन बाद में जजिया को फिर से रीइम्पोज कर दिया गया था नॉन मुस्लिम्स पे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अबुल फैजल ने सॉवरेनिटी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोला था। एम्परर को अपने जो प्रजा है उसकी 4 चीजों का प्रोटेक्ट करना होता है। एक उसकी जान यानी कि उसकी लाइफ, प्रॉपर्टी माल जो भी उसके पास सामान है, उसका ऑनर नामस या फिर उसका फेथ दीन, उनको प्रोटेक्ट करना। और इसके रिटर्न में वो उनसे ओबीडियंस की, हर कोई अपने राजा की बात को मानेगा और अपने रिसोर्सेज का कुछ हिस्सा उनको देगा। तो ये गिव एंड टेक वाली चीज थी कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे और आप हमारी बात मानो और हमें कुछ टैक्स की फॉर्म में चीजें दोगे। सिंबल्स भी क्रिएट किए गए मुगल मोनार्की जो किंग्स थे उनके अथॉरिटी को दिखाने के लिए। सबसे ज्यादा एक फेवरेट जो आर्टिस्ट दिखाते हैं वो है लायन। देखो एक शेर और एक बकरी या फिर काव इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन मुगल कोर्ट में दोनों पीसफुली रह रहे हैं, तो वो ये दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पे प्रजा में स्ट्रॉन्ग और वीक सब शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। कोर्ट सीन्स बादशाह नामा में भी इस तरीके से डायरेक्टली एम्परर के थ्रोन को दिखाया गया है कि कैसे हेवेंस से डिसेंडेंट्स हैं मुगल रूलर्स और फिर वो वहां से अपने जो भी प्रजा है वो उसको जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं। मुगल कैपिटल जो थी ये फ्रीक्वेंटली शिफ्ट हुई है। बाबर ने जब लोधी कैपिटल आगरा में अपनी कैपिटल बनाई, अकबर ने 3 बार चेंज की। रेड फोर्ट बनाया अकबर ने
रेड स्टोन से तब कैपिटल बनाई। फिर 1570s में उन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बनाया, क्योंकि एम्परर के सूफी चिश्ती के साथ क्लोज रिलेशंस थे। उसके बाद लाहौर कैपिटल को शिफ्ट किया गया, क्योंकि वहां का कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करना था। शाहजहां बिल्डिंग्स को लेके बहुत ही फॉन्ड थे, तो उन्होंने अपनी कैपिटल शाहजहानाबाद शिफ्ट की 1648 में। और ओल्ड रेजिडेंट सिटी जो दिल्ली की है, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और थ्री लाइन, ये जो पूरा चांदनी चौक का बाजार है, स्पेशियस होम बना शाहजहां के एक नया फॉर्मल ग्रैंड मोनार्की के तौर से। ये वाला एरिया डेवलप हुआ। मुगल एम्परर की कोर्ट की अगर हम बात करें तो स्टेटस और पावर दिखाता था। अ, जो किंग के बिल्कुल पास बैठे हैं, स्पेशल प्रॉक्सिमिटी, कि किंग के कौन कितना पास और दूर बैठता है, उस हिसाब से उनका ओहदा निर्धारित होता था। एक बार अगर राजा बैठ जाए तो उसके बाद किसी को परमिशन नहीं होती थी मूव होने की। राजा का रोज का रूटीन होता था कि जैसे दिन शुरू हुआ, सनराइज हुई, तो वो अपने रिलीजियस जो डिवोशन है, अपनी प्रेयर है, वो करने के बाद वो एक छोटी सी बालकनी से झरोका दर्शन करते थे। ये झरोका दर्शन अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद एम्परर एक पब्लिक हॉल, जहाँ पे आम जनता आती थी, दीवाने आम, वहां पे जाते थे, लोगों की बात सुनते थे, रिक्वेस्ट सुनते थे। 2 घंटे के बाद फिर वो दीवाने खास में जाते थे, जहाँ पे उनके हाई मिनिस्टर्स और सब पिटिशन टैक्स ऑफिशियल सब होके वहां पे वो उस तरीके की डिस्कशंस करते थे। किंग्स जो होते थे वो खुद ग्रैंड टाइटल्स लेते थे, और अपने जो मेन होते थे उनको भी टाइटल्स दिया करते थे। ये टाइटल्स खरीदे भी जा सकते थे, जैसे कि टाइटल है असफ खान, ये हाईएस्ट मिनिस्टर को दिया जाता था। और या फिर मिर्जा राजा, अकॉर्डेड बाय औरंगजेब अपने दो नोबल्स जय सिंह और जसवंत सिंह को उन्होंने दिया था। कोटियर्स को छोटा सा सम ऑफ मनी नजर, या फिर अगर बहुत अमाउंट, बड़ा अमाउंट है तो पेशकश उसको कहा जाता था। कि कहते हैं ना, ये थोड़ा छोटा सा नजराना है या फिर आपकी तरफ ये पेशकश की है, तो इट डिपेंडेड ऑन अमाउंट। अगर छोटा अमाउंट है तो वो नजर, बड़ा अमाउंट है तो पेशकश। जब भी एम्परर के पास जा रहे हो आप खाली हाथ नहीं जाओगे, आपको उनके साथ में कुछ लेके जाना होगा। गिफ्ट्स को एक सिंबल माना जाता था। जैसे थॉमस रॉय एक इंग्लिश एम्बेसडर थे, जब ये मिलने गए तो उन्हें छोटी सी रिंग दी असफ खान को, जो कि सिर्फ 400 रुपए की वर्थ थी। तो उन लोगों को बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या छोटा सा गिफ्ट लेके आ गया, ये तो नजर के भी बराबर नहीं था। रॉयल हाउस होल्ड अगर देखें तो मुगल हाउस होल्ड को हरम कहते थे, पर्शियन वर्ड जिसका मतलब है सेक्रेट प्लेस। यहाँ पे जो किंग की वाइफ है, मदर है, वो सब यहाँ पे रहते थे। मेल और फीमेल स्लेव या सर्वेंट्स वहां पे हुआ करते थे। जो किंग की वाइफ्स होती थी उनमें भी एक डिफरेंस होता था। एक बेगम होती थी और बाकी अगाज होती थी। और डाउरी के बेस, जो डाउरी दी जाती थी उसको मेहर कहते थे, उसके बेस पे उनका स्टेटस डिसाइड होता था। अगाज और उनसे भी नीचे होती थी अगचास। वो पोजीशन में राइज हो सकती थी बेगम के, अगर हस्बैंड चाहते हैं तो। नंबर ऑफ मेल और फीमेल स्लेव्स मुगल हाउस होल्ड में होते थे, और इनको बहुत इंपॉर्टेंट टास्क, जासूसी करने का, हर चीज को ध्यान करने का इनको काम दिया जाता था। स्लेव जो कि ख्वाजा सरा होते थे, वो गार्ड की तरह और सर्वेंट की तरह यहाँ पे सर्व किया करते थे हरम में। मुगल क्वींस का रोल आफ्टर नूरजहां बढ़ गया था, और कंट्रोल इंपॉर्टेंट ऑफिशियल रिसोर्सेज में भी बढ़ा था। जहां नारा और रोशन आरा जो कि शाहजहां की डॉटर्स थी, उनको भी सैलरी दी जाती थी। जहां नारा को तो रेवेन्यू भी आता था, एक पोर्ट था सूरत में, वहां से। जहां नारा ने स्पेशली इंटरेस्ट, जो ये पूरी शाहजहां की जो शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली की वहां पूरी बनाई गई थी, उसमें भी उन्होंने आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट किया था। चांदनी चौक के बाजार में भी उन्होंने हर चीज में डिजाइन करने में जहानारा का रोल था। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की सिस्टर थी, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। और वो तुर्किश और पर्शियन दोनों में वेल वर्स थी, वो लिख सकती थी। अकबर ने अपने बारे में जब अबुल फजल से लिखवाया, तो उन्होंने बाबर और हुमायूं के बारे में गुलबदन बेगम को कहा कि वो लिखें। तो उन्होंने मुगल एम्परर्स की तारीफ नहीं लिखी उन्होंने, कि एक के बाद एक राजा आए उन्होंने क्या किया। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन जो प्रिंसेस और राजाओं के बीच में होती थी, और कैसे वुमेन एक रोल प्ले करती थी उन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का, वो सब के बारे में लिखा। रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो डिटेल्ड रिक्रूटमेंट अबुल फैजल ने अकबरनामा में लिखा है। मुगल एम्परर्स अलग अलग रिलीजन और अलग अलग जगहों से लोगों को रिक्रूट करते थे।
मनसबदारी सिस्टम था, और दिस सिस्टम वाज मनसबदारी सिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस भी अकबर ने किया था। जात होती थी पोजीशन, जो कि सैलरी होती थी, और उसके बेस पे सवार कि आपके पास कितने घोड़ सवार हैं। तो मनसबदारी विद 1000 जात और नोबल होती थी। अब नोबल्स जो होते थे ये मिलिट्री कैंपेन की लड़ाई से पहले की तैयारी वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते थे। मिलिट्री कमांडर्स को भी भर्ती किया जाता था, उनके इक्विपमेंट्स हथियार चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी है। तो ये सब भी मुगल आर्मी में होता था। घोड़े मेंटेन किए जाते थे, और हर एक एक सिपाही की भी रैंक्स होती थी, वो भी उनको दी जाती थी। मिलिट्री सर्विसेज में पर्सन जो भी सर्विस पोटेंशियल होती थी उसके, वो राजा के पास अपनी, एम्परर के पास अपनी वो भेज सकता था रिक्वेस्ट, और फिर अगर लगता था कि वो सूटेबल है तो उसको मनसब वस उसे मनसब ग्रांट की जाती थी। पे मास्टर जनरल, जिसको मीर बख्शी कहते हैं, वो कोर्ट में खड़े होते थे और लोगों की जो भी रिक्वेस्ट होती थी उसको सुनाया करते थे। दो अदर इम्पोर्टेंट लीडर जैसे दीवाने आला, जो कि पैसे को संभालना, फाइनेंस को, और सदर उस सदर, ये ग्रांट्स और जो भी चीजें देनी है उन सबको, या फिर लोकल जजेस या काजीज को अपॉइंट करना, ये सब काम वो देखा करते थे। राजा के पास बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी, क्योंकि लोग पैदल भी भागते थे और घोड़े पे भी भागा करते थे। तो इंफॉर्मेशन, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है तो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाया करती थी। एजेंट्स हर जगह पे राजा के तैनात होते थे, और वो इंफॉर्मेशन फटाफट से पहुंचा दिया करते थे। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक एरिया को प्रोविंसेस, सूबाज में डिवाइड किया गया था, और उनको मेंटेन सूबेदार करते थे, और ये डायरेक्टली राजा को रिपोर्ट करते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हर सूबे को देखो, सबसे पहले एक प्रोविंस है। प्रोविंस ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसकी एक वीडियो में। उसके नीचे सूबा, सूबे के नीचे सरकार, सूबास वर डिवाइडेड इनटू सरकार्स। तो इस तरीके से फर्दर सब डिस्ट्रिक्ट परगाना होता था। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। तो पर्शियन लैंग्वेज चलती थी, बट हर एरिया की लोकल लैंग्वेज भी लोकल काम के लिए यूज की जाती थी। हर चीज को एम्परर कंट्रोल करता था। जमींदार्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। एम्परर्स अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स देते थे, जैसे शहनशाह, राजाओं के भी राजा, जहांगीर, वर्ल्ड सीजर, पूरे वर्ल्ड का कॉन्करर, शाहजहां, पूरे दुनिया का राजा, औरंगजेब, आलमगीर, रूलर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये टाइटल्स मुगल एम्परर्स खुद को दिया करते थे। 1580 में मुगल कोर्ट में मिशन ऑफ जूइस्ट आए थे, तो उन्होंने वर्च्यूज ऑफ क्रिश्चियनिटी वगैरह डिस्कस किया अकबर के साथ। दो मिशंस आए थे लाहौर में 1591 और 1595 में। उस टाइम पे उन्होंने अकबर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है, और जूइश मेंबर्स को उस वक्त ये भी लगा कि मे बी अकबर का इंटरेस्ट है टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। अकबर इबादत खाना एक जगह थी फतेहपुर सीकरी में, जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग आके डिबेट करते थे। डिबेट्स मुस्लिम, हिंदू, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, जो भी धर्म के लोग हैं वो वहां पे आते थे, और फिर उसके बारे में डिबेट किया करते थे। तो वो क्वेश्चंस करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ऑर्थोडॉक्स उल्मा थे उनसे अकबर थोड़ा दूर होते चले गए। तो ये था पूरा चैप्टर के नोट्स ऑफ चैप्टर 9, जो कि मुगल एम्पायर के बारे में था। इसमें मैंने नोट्स, अगर आपको चाहिए हो तो आप उसको टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी, आप वहां से इनको ले सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो इसमें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।